ओके गाइस, सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी डायटोमिक आइडियल गैस के बारे में। इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं डायटोमिक आइडियल गैस का कॉन्सेप्ट और उससे रिलेटेड जो भी आपके फॉर्मूलेस हैं लाइक टोटल इंटरनल एनर्जी, या फिर अगर मैं बात करूं मोलर हीट कैपेसिटी, या फिर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, या फिर हीट कैपेसिटी के बारे में। तो पहले तो आइडियल गैस मतलब ट्रायोटोमिक आइडियल गैस में जाने से पहले हम लोग एक मॉलिक्यूल के बारे में स्टडी कर लेते हैं, देन इसके बाद पूरी आइडियल गैस के बारे में जनरलाइज कर देंगे वही कॉन्सेप्ट। तो ट्रायोटोमिक आइडियल गैस के लिए जो आपका पहला मॉलिक्यूल हमने लिया, वन ट्रायोटोमिक मॉलिक्यूल, उसको हम लोगों ने बाय शेप कुछ इस तरीके से डिफ्रेंशिएट कर लिया कि वो मॉलिक्यूल की जो शेप है वो लीनियर हो सकती है या फिर नॉन लीनियर भी हो सकता है। ठीक है तो ट्रायोटोमिक वो आपका कुछ इस तरीके से शेप ले सकता है और कुछ इस तरीके से ले सकता है। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर या फिर शेप बोलूँ तो मैंने कैटेगराइज कर लिया लीनियर एंड नॉन लीनियर में। तो लीनियर वाला कॉन्सेप्ट हम लोगों ने डायटोमिक में पढ़ा था कि लीनियर जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको हम लोग उनके बॉन्ड स्टैंड के ऊपर हम लोगों ने डिफाइन किया था। एक की दो कैटेगरीज डिफाइन की थी, लाइक नॉन रिजिड और रिजिड। तो नॉन रिजिड की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो हम लोगों ने सबसे पहले डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में बात की थी। तो जब सिस्टम हमारा नॉन रिजिड तरीके का है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम ड्यू टू ट्रांसलेशन हमारी कितनी है? 3 है। रोटेशनल की वजह से कितना था? 2 आया था। और जो बची हुई हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो किसकी वजह से आएगी? वाइब्रेशन की वजह से। मैं आपको एक चीज़ और यहाँ से बता दे रहा हूँ कि ये बार बार नंबर वाइब्रेशन में 4 तो ऐसे कैसे लिख देता हूँ। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब कोई सिस्टम है इन क्लासिकल मैकेनिक्स में, तो सिस्टम की जो अगर मैं 3D की बात करूँ, क्योंकि जो गैस है वो आपका जो वॉल्यूम है B और ये 3D में डिफाइन था। तो अगर गैस का मॉलिक्यूल की मोशन की बात करूं तो वो अब डिपेंड कर रहा है कि हमारा किस तरीके का मॉलिक्यूल है। जैसे हम लोगों ने मोनोटोमिक में बात किया था तो सिर्फ ट्रांसलेशन आया था, फिर डायटोमिक में आए तो हम लोगों ने देखा कि भाई रोटेशनल भी हो रहा है और साथ ही साथ वाइब्रेशन भी हो रहा। तो उसी प्रकार अगर मैं टोटल किसी सिस्टम की डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करूँ तो वो कितनी आती है? 3n आती है, अगर वो वॉल्यूम कितना है? 3D। तो अगर टोटल 3D है तो अगर मैं यहाँ पे ट्रायोटोमिक मॉलिक्यूल की बात करूँ तो कितनी आ जाएगी? 3 × 9 हो जाएगा। ठीक है, ट्रायोटोमिक का टोटल कितनी होनी चाहिए डिग्री ऑफ फ्रीडम? 9 होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर वही चीज़ लिख रहा हूँ कि जब मैं डायटोमिक की बात कर रहा था 3 × कितना हो जाएगा? 2, 6। टोटल कितनी हो जाएगी? 6 होनी चाहिए थे। तो नॉन रिजिड में आप लोगों ने देखा होगा कि 3 आई थी आपकी वाइब्रेशन की वजह से, 2 आया था रोटेशन की वजह से, और फिर मैंने 6 - 5 और 1 आ गया था हमारा वाइब्रेशन की वजह से। ये किस में था? नॉन रिजिड में, जिसमें सभी प्रकार की मोशन पॉसिबल थी। तो नॉन रिजिड में अगर मैं बात करूं लीनियर वाले केस में तो 3 ड्यू टू ट्रांसलेशन, 2 रोटेशनल और ड्यू टू वाइब्रेशन की वजह से बची हुई कितनी है? 4। तो 4 आ जाएगी। अब यहाँ पे देख सकते हो नॉन रिजिड के केस में वाइब्रेशन अलाउड था, बट रिजिड के केस में वाइब्रेशन अलाउड नहीं होगा। तो सिर्फ और सिर्फ कितना बचा यहाँ पे? 3 ट्रांसलेशन और 2 रोटेशनल। तो इस वजह से अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम पता है तो ड्यू टू इक्विपार्टीशन थ्योरम जो एक मॉलिक्यूल की इंटरनल एनर्जी होगी वो कैसी हो जाएगी? हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम से हाफ kBt कंट्रीब्यूशन आएगा। तो टोटल यहाँ से आ जाएगा 3 ट्रांसलेशन, 3/2 kBt ट्रांसलेशन की वजह से, 2/2 kBt रोटेशन की वजह से, और 4 kBt आ जाएगा वाइब्रेशन की वजह से। वाइब्रेशन में दोनों में कंट्रीब्यूशन होता था, पोटेंशियल एंड काइनेटिक में, अगर याद हो तो। इसमें जो रिजिड वाले केस में कितना आ जाएगा? 3 इसकी वजह से आ जाएगा, 2 इसकी वजह से आ जाएगा। तो टोटल आपका कुछ इस तरीके से डिफाइन हो जाएगा। तो इस तरीके से जो रिजिड नॉन रिजिड का केस आया उसमें आया 11/2 kBt इंटरनल एनर्जी फॉर 1 मॉलिक्यूल के लिए, और रिजिड के केस में आया 5/2 kBt रिजिड के केस में। ठीक है, तो अगर मेरे पास इंटरनल एनर्जी पता है तो मैं हीट कैपेसिटी भी निकाल सकता हूँ। तो CV आ गया मेरा 11/2 kB, ये आ गया 5/2 kB। अगर CV पता तो CP निकाल सकता हूँ वही मेयर्स फार्मूला से। अगर आइडियल गैस है तो 13/2 हो जाएगा, इसमें kB जोड़ दूंगा तो। इसी प्रकार यहाँ से आ जाएगा 7/2, और यहाँ से गामा की वैल्यू हो जाएगी 13/11, और यहाँ पे आ जाएगा 7/5। ये तो हो गया लीनियर केस। अब नॉन लीनियर केस के बारे में बात कर लेते हैं। तो शेप तो हमारी नॉन लीनियर है, बट अगर मैं बॉन्ड स्टैंड की बात करूँ तो इसको 2 कैटेगरी में रखा गया, नॉन रिजिड और रिजिड के केस में। तो जब मैं नॉन रिजिड की बात करता हूँ 3 आपकी है ट्रांसलेशन, 3 कितनी है? ट्रांसलेशन की वजह से। और रोटेशन आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे रोटेशन हम लोग इसके अबाउट भी कर सकते हो, इसके अबाउट भी कर सकते हो और इसके अबाउट कर सकते हो। तो मतलब 3 आ जाएगी आपकी ड्यू टू रोटेशनल। जो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 आपकी ट्रांसलेशन, 3 आपकी रोटेशनल, और जो बची हुई आपकी
3 है वो किसकी वजह से आएगा, वाइब्रेशन की वजह से। गॉट इट। तो ये हो जाएगा नॉन रिजिड के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कुछ इस तरीके से डिफाइन कर लिया हम लोगों ने। और अगर मेरे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम पता है तो मैं आपको इंटरनल एनर्जी भी बता कर सकता हूँ, वही इक्विपार्टीशन थ्योरम की वजह से। तो हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम का कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, हाफ के बी टी। तो ट्रांसलेशन और रोटेशन का आ जाएगा हाफ के बी टी, हाफ के बी टी। बट जब वाइब्रेशन की बात करूँगा तो टोटल आएगा आपका 3/2 के बी टी। ठीक है। तो यहाँ से आप लोग चीज़ें देख सकते हो कि 3 3 6 और ये आपका आ जाएगा के बी टी नहीं होगी, सॉरी के बी टी आ गया। ठीक है। वाइब्रेशन में काइनेटिक एनर्जी भी है, पोटेंशियल एनर्जी भी है, तो दोनों का कंट्रीब्यूशन मिला के इतना आ जाएगा, के बी टी आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे जो अब मैं ऐड किया तो टोटल आ गया आपका U1 = 6 के बी टी। इसी प्रकार अगर मैं रिजिड के केस में जाऊँगा तो ड्यू टू ट्रांसलेशन और ड्यू टू रोटेशन की वजह से आपका आ जाएगा ओनली 3 के बी टी। और अगर मेरे पास इंटरनल एनर्जी पता है तो मैं हीट कैपेसिटी का भी एक्सप्रेशन निकाल सकता हूँ, जस्ट डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। तो आपका आ जाएगा 6 के बी और यहाँ आ जाएगा 3 के बी। सी बी पता है तो सी पी भी निकाल सकता हूँ, सिंपल। के बी ऐड करना तो यहाँ से 7 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। और इस प्रकार गामा की वैल्यू आ जाएगी 7/6 और यहाँ पे आ जाएगा 4/3। तो इस तरीके से मैं एक ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल के बारे में बात कर रहा हूँ जो कि एक आइडियल गैस का हिस्सा है। अब अगर मैं टोटल यहाँ पे भी चीज़ें आप लोग देख सकते हो कि अगर मैं टोटल उसकी बात करता गैस की, तो इसमें करना क्या है, सिर्फ सिंपल सा n का फैक्टर मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटरनल एनर्जी में और साथ ही साथ Cb में। ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग कैटेगराइज कर सकते हो कि इंटरनल एनर्जी का एक्सप्रेशन कैसे फाइंड आउट करना है फॉर मोनोएटॉमिक, डायटोमिक एंड ट्राइएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल के लिए। और ये सारी चीज़ें किसके लिए डिफाइन है, सिर्फ और सिर्फ आइडियल गैस के लिए। ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा सारी प्रकार की गैस है। और जैसे जैसे हम लोग और भी मोनोसिटी या फिर कह सकते हो कि एटोमिसिटी बढ़ाऊंगा तो वैसे वैसे हमारा केस भी बढ़ता जाएगा। बट याद रखिएगा रिजिड और नॉन रिजिड वाला कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। तो यहाँ पे एक नोट और आपको थोड़ा सा याद रखना है कैसे कि जो एनर्जी का वेरिएशन होता है, जैसे कि ट्रांसलेशन, रोटेशनल और वाइब्रेशन, 3 प्रकार के हमारे पास मोशन थी। तो इसमें जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो कुछ इस तरीके से इसका ऑर्डर फॉलो करता है कि सबसे ज़्यादा हमको वाइब्रेशन में ज़रूरत पड़ती है, उससे कम रोटेशन में और सबसे कम ट्रांसलेशन में। तो अगर मेरे को ट्रांसलेशन वाला मोड ऑन करना है या फिर रोटेशनल वाला या वाइब्रेशन वाला मोड ऑन करना है तो मेरे को एनर्जी का ध्यान रखना पड़ेगा कि किसको कितनी एनर्जी चाहिए। तो वाइब्रेशन मोड ऑन करने के लिए एनर्जी की वैल्यू कैसी होगी, सबसे ज़्यादा होगी। अगर आपने इतनी सप्लाई कर दी एनर्जी की वाइब्रेशन मोड स्टार्ट हो गया तो ऑब्वियसली रोटेशन और ट्रांसलेशन मोड भी अपने आप ऑन हो जाएगा। तो अगर ये हमारा एनर्जी का वेरिएशन है तो उसके रिगार्डिंग टेम्परेचर की बात कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो इंटर एनर्जी का कॉन्सेप्ट और टेम्परेचर का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसी प्रकार हम लोग टेम्परेचर रिक्वायरमेंट जो वाइब्रेशन के लिए होगी वो सबसे ज़्यादा, उससे कम रोटेशन के लिए और उससे कम ट्रांसलेशन के लिए। तो इस प्रकार हमारा ये थोड़ा सा एनर्जी और टेम्परेचर वेरिएशन का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही कवर करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की, जिससे कि हमारा थोड़ा कॉन्सेप्ट और भी डेवलप हो जाए। तो अभी के लिए इतना, और आई थिंक अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर सकते हो। थैंक यू गाइस एंड ऑल द बेस्ट।